तो आगे बढ़ते हैं झारखंड का हमारा सीरीज में। तो इससे पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात ये कि झारखंड, ये हमारा जो चैप्टर है दिल्ली सल्तनत में झारखंड, जो जो दिल्ली सल्तनत का समय था उस समय झारखंड की स्थिति क्या थी, यहाँ पर लोकल राजवंश थे, ठीक है, उनकी स्थिति क्या थी। तो आपको एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि झारखंड में जो नागवंश है, ठीक है, नागवंशी राजा जो नागवंश है उसका स्थापना हुआ था प्रथम शताब्दी में, लगभग 64 ईस्वी में, ठीक है, फनी मुकुट राय के द्वारा। उस समय का जो पीरियड था उसको हम लोग मौर्योत्तर बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब उत्तर मौर्य बोल सकते हैं, ठीक है। एक मैं बताना चाहूंगा कि पिछली वीडियो में गलती से मौर्योत्तर को मैं ऋग उत्तर वैदिक बोल दिया था, तो आप वहां पर सुधार लेना कि जो फनी मुकुट राय है, जो नागवंश है, जो फनी मुकुट राय ने नागवंश की स्थापना किया 64, ठीक है, ईस्वी या प्रथम शताब्दी, दोनों, प्रथम शताब्दी मतलब 0 से 100, ठीक है, प्रथम शताब्दी या 64 ईस्वी, ठीक है। ये कब का समय है? ये मौर्योत्तर का समय है, मतलब मौर्य के बाद का समय है ये, ठीक है। मैं गलती से उत्तर वैदिक बोल दिया था, वो स्लिप ऑफ द टंग था, ठीक है। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि मौर्य के बाद मौर्य उत्तर पीरियड आया और उसके बाद गुप्त पीरियड आया। तो पिछली वीडियो में मैं गलती से मौर्य उत्तर को उत्तर मुगल बोल दिया था, तो आप वहां पर सुधार लेना। तो अब मैं आता हूं इस चैप्टर दिल्ली सल्तनत में झारखंड। तो सबसे पहले जो है परिचय, तो मैं परिचय आपको बताना चाहूंगा कि भारत में सबसे पहले अगर कोई मुस्लिम, सफल मुस्लिम अटैक हुआ है तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सफल मुस्लिम अटैक हुआ, ठीक है। भारत में अटैक किया, लूटपाट किया, ठीक है। देखो मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो क्या हुआ कि मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 एडी में, मतलब 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और 632 ईस्वी में इनका डेथ हो गया। उसके बाद जो इस्लाम के जो मानने वाले थे, ठीक है, वो धीरे 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 क्या किए कि मक्का मदीना वाला अरब वाला एरिया से चारों तरफ फैलने लगे। इनका दो टारगेट था, पहला टारगेट था कि धन को लूटना और दूसरा टारगेट था इस्लाम का प्रचार करना, ठीक है। तो 632, ठीक है, 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का डेथ हुआ और बस 712 ईस्वी, ठीक है, लगभग मतलब 60-70 साल के बाद झारखंड बोल रहा हूँ, इंडिया तक, भारत तक भी ये पहुंच गए। तो 712 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम अटैक जो हुआ था, ठीक है, जो सफल अटैक हुआ, तो इससे पहले भी अटैक हुआ था लेकिन सक्सेस नहीं किया था। जो प्रथम सफल अटैक हुआ वो था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का, ठीक है, उसके बाद हुआ। लेकिन उसके बाद का जो सबसे इंपॉर्टेंट अटैक है वो है मोहम्मद गजनवी का। तो मोहम्मद गजनवी का जो अटैक हुआ वो 1000 ईस्वी में हुआ था। ये लगभग 17 बार, ठीक है, भारत पर इसने अटैक किया। मोहम्मद गजनवी जो है वो 17 बार भारत पर अटैक किया और मेनली ये जो गुजरात का सोमनाथ का जो मंदिर है वहां पर लूटपाट मचाया, ठीक है, और बहुत सारा धन लूट के ले गया। भारत में जब भी मुस्लिम अटैक होता था, जैसे आक्रमण होता था, तो ये काफी खूंखार तरीके से होता था। ये जिस रास्ता से गुजरते थे, ठीक है, तबाही तबाही मचा देते थे, मतलब मार काट, मतलब गांव का गांव मार देते थे और लूटपाट करते हुए चले जाते थे, ठीक है, मतलब लाश बिछा दिया जाता था। तो इस तरह का अटैक, बहुत खूंखार अटैक हुआ था। उसके बाद का जो नेक्स्ट अटैक है, इंपॉर्टेंट अटैक है, वो है मोहम्मद गौरी का, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी से रिलेटेड 5-6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये कि मोहम्मद गौरी का जो भारत में पहला अटैक हुआ था, ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, ठीक है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच तराइन का युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में। अब इसमें क्या है, इसमें पृथ्वीराज चौहान का जीत हो गया था, ठीक है, और मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया, वो वापस लौट गया। देखो यही सबसे बड़ा गलती था पृथ्वीराज चौहान का। अगर पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, मोहम्मद गौरी को वहां मार देते तो आज भारत में मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना नहीं होता, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, अब मोहम्मद गौरी के वापस लौटा और 1 साल के बाद पूरा प्रिपरेशन के साथ आया और 1192 में, 1 साल के बाद जस्ट 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई, ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और कहा जाता है कि इसमें
जयचंद जो था एक और राजपूत शासक था, उसने गद्देदारी किया था पृथ्वीराज चौहान के साथ। ठीक है, तो जो जो ये तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी 1192 ईस्वी में, उसमें पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ। ठीक है, और मोहम्मद गौरी का जीत हुआ, और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है, उसकी हत्या कर दी, उसे मार दिया। उसके बाद मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में 2 साल के बाद, मतलब 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, ठीक है, चंदावर का युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी हरा दिया और उसे मार दिया। तो जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा किया, ठीक है, गद्देदारी किया, और फिर उसका भी डेथ हो गया। तो इस तरह से 3 लड़ाई हुआ। उसके बाद क्या है ना कि मोहम्मद गौरी जो था, उसका अपना कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए भारत में मोहम्मद गौरी पहला ऐसा मुस्लिम आक्रमक था जो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का नींव रखा। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गौरी पहला ऐसा आक्रमक था, ठीक है, अटैक किया था, जिसने भारत में मुस्लिम साम्राज्य का नींव रखा। मतलब इससे पहले कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम, लूटा मारा लौट गया। मोहम्मद गजनवी, लूटा मारा काटा लौट गया। लेकिन ये जो मोहम्मद गौरी है, ये लूटा मारा काटा जीता, उसके बाद यहां पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, तो यहां पर क्या किया, मोहम्मद गौरी का अपना कोई पुत्र था नहीं, उसका सेनापति और उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था और सेनापति भी था, तो उसको क्या किया कि अपना जीता हुआ प्रदेश उसको दे के और वापस लौट गया। और मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो 1206 ईस्वी में, ठीक है, 1206 ईस्वी में भारत में दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया। तो दिल्ली सल्तनत का स्थापना कब हुआ है? 1206 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुबुद्दीन ऐबक का भी एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, और उसको बंगाल की तरफ भेजा। अब बख्तियार खिलजी जो है वो बिहार से होते हुए, झारखंड से होते हुए बंगाल गया और पूरा तबाही मचा दिया। इस दौरान बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को भी बर्बाद, तहस नहस कर दिया था। ठीक है, अब अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात किया जाए तो भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार बनवाया, उसका स्थापना स्टार्ट करवाया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ठीक है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, उसका डेथ हो गया था पोलो खेलते हुए। तो घोड़ा से गिर गया था, पोलो खेलते हुए उसका डेथ हो गया था। और अगर गुलाम वंश का और भी अगर राजा का बात किया जाए तो बलबन था, गुलाम वंश का ही था। इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो अधूरा रह गया था उसको पूरा करवाया। बलबन था, रजिया सुल्तान, ये सब गुलाम वंश का ही है। ठीक है, तो मेरा सबसे पहले हो गया गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आता है मेरा खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में है, खिलजी वंश का संस्थापना फिरोज खिलजी ने किया था। ठीक है, फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद, ठीक है, इसको मार दिया, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और गद्दी पर बैठा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत क्रूर शासक था, उसने भारत पे बहुत अधिक एरिया में अपना आधिपत्य जमा लिया था। और अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मलिक कफूर, उसको दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजा। तो जिस समय वो दक्षिण भारत के अभियान पे जा रहा था, वो झारखंड से होकर गुजरा था। ठीक है, उसके बाद मेरा हो गया तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में था गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किया। ठीक है, और तुगलक वंश का एक और शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल या सनकी राजा भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक। तो उसी में तुगलक वंश में ही एक है फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने नहर बनवाया था। ठीक है, और तुगलक के समय ही क्या हुआ था कि भारत में, ठीक है, तैमूर लंग का अटैक हुआ था। तैमूर लंग उसी तरह भारत में अटैक आया, ये लंगड़ा था, पूरा भयानक तरीका से तबाही मार काट, भयानक तरीका से हो हल्ला एकदम, मतलब जिस गांव से, जिस कस्बा से, जिस शहर से गुजरता था लाश बिछा देता था। ठीक है, तैमूर लंग का 15 दिन तक लगातार अटैक हुआ, और उसके बाद बहुत सारा सामान लूट के ले गया। और भारत में जो जगह जीता था, ठीक है, उसको अपना गवर्नर, ठीक है, अपना गवर्नर जिसका नाम था खिच
खिज खां को नियुक्त कर दिया, ठीक है, अपना गवर्नर को, और वापस लौट गया। और खिज खां यहाँ पर संभाल रहा था गद्दी, और समय समय पर, ठीक है, तैमूर लंग को पैसा भेजवाते रहता था जो भी उसका बनता था। तो उसके बाद आ गया सैयद वंश, खिज खां, ठीक है। सैयद वंश के बाद आता है लोदी वंश। तो लोदी वंश का स्थापना किया था बहलोल लोदी, और लोदी वंश का सबसे अंतिम राजा था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, ठीक है, और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चढ़ा, ठीक है। फिर 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में जब लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया, तो भारत में मुगल का झंडा गाड़ दिया, ठीक है। तो ये था मेरा बैकग्राउंड, ये था मेरा परिचय। अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके अपना पूरा परिचय लिख लो। ये दिल्ली सल्तनत का है। मेनली इस चैप्टर में हमें देखना है कि दिल्ली सल्तनत के समय झारखंड की परिस्थिति क्या रही थी। सबसे पहले गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, ठीक है, वो उसे कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, देखो अब हुआ क्या ना कि जब ये मुस्लिम अटैक्स हो रहा था, बख्तियार खिलजी बंगाल जा रहा था, तबाही मार काट मचा रहा था, तो उस समय जो यहाँ के शासक थे वो अपना जान बचाने के कारण क्या हुआ कि झारखंड के जंगलों में भाग जा रहे थे, छुप जा रहे थे। तो इसी दौरान क्या हुआ, ये जो मुस्लिम अटैकर्स था वो झारखंड में एंट्री किया। कब? अपना शत्रु का पीछा करते हुए झारखंड में एंट्री किया। तो सबसे पहला अगर बख्तियार खिलजी का बात किया जाए तो जब ये बंगाल विजय पे जा रहा था तो बिहार से झारखंड के रास्ते होते हुए बंगाल विजय पे गया, और इधर से जब गुजरा तो जितना भी एरिया है तबाही मचाते हुए गुजरा था, ठीक है। चलो, अब बंगाल में एक राजा था, सेन वंश का शासक था लक्ष्मण सेन, ठीक है। वहां पर गया, लक्ष्मण सेन को हराया, और बंगाल उसका जो राजधानी था नदिया, उस पर आक्रमण किया। तो ये इससे इंपॉर्टेंट है कि बख्तियार खिलजी झारखंड के रास्ते होते हुए बंगाल का शासक, सेन वंश का शासक जो लक्ष्मण सेन है, उसकी राजधानी नदिया पर अटैक किया। दूसरा, गुलाम वंश में जो इल्तुतमिश था, बलबन था, ठीक है, और भी रजिया सुल्तान था, ठीक है। तो इस सब के समय झारखंड बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि झारखंड में इस समय जो नागवंशी राजा था वो हरिकर्ण था। हरिकर्ण काफी प्रतापी राजा था, इसलिए बहुत ज्यादा झारखंड अफेक्टेड नहीं हुआ, ठीक है। तो गुलाम वंश से हमें 2 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या? गुलाम वंश से 2 पॉइंट। पहला पॉइंट कि गुलाम वंश का जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, ठीक है, जिसने नालंदा को ध्वस्त किया था, वो बंगाल विजय के जाने के समय झारखंड से होता हुआ गुजरा। बंगाल में जो सेन वंश का, ठीक है, लक्ष्मण सेन था, उसका राजधानी नदिया पर अटैक किया, उस समय झारखंड से गुजरा था। दूसरा पॉइंट क्या कि जो गुलाम वंश का इल्तुतमिश था, बलबन था, इसके समय झारखंड उनके प्रभाव से मुक्त था। क्यों? क्योंकि उस समय राजा कौन था? नागवंशी राजा था हरिकर्ण। आपसे पूछ देगा कि गुलाम वंश के इल्तुतमिश और बलबन के समय नागवंशी राजा कौन था? तो कौन था? हरिकर्ण। फिर आपसे पूछ देगा, ठीक है, कि बख्तियार खिलजी, ठीक है, जो झारखंड के रास्ते से गया था बंगाल, वो किस पर अटैक किया था? तो लक्ष्मण सेन पे। उसकी राजधानी किस जगह पर अटैक किया? तो नदिया पे, ठीक है। ये मेरा हो गया गुलाम वंश। तो आशा करता हूं गुलाम वंश आपको क्लियर हो गया हो। खिलजी वंश। खिलजी वंश में जो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है, उसका देखो हर एरिया का अलग अलग सेनापति होता था। तो उसका जो मेन सेनापति है मलिक कफूर, उसको बोला था कि दक्षिण भारत जाओ, दक्षिण भारत को जीत के आओ। तो दक्षिण भारत जाने के क्रम में, ठीक है, वो झारखंड से होते हुए गुजरा था। तो एक तो ये हो गया मेरा, ठीक है। दूसरा, जो ये मेरा 1310 ईस्वी का बात है, ठीक है। पूछ देगा आपको ईस्वी कि किस ईस्वी में जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था छज्जू मलिक, ठीक है, वो झारखंड पर अटैक किया। तो 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन का जो सेनापति था छज्जू मलिक, वो अलाउद्दीन बोला कि जाओ तुम झारखंड वाले एरिया को जीत के आओ, छज्जू मलिक को बोला। तो छज्जू मलिक गया 1310 ईस्वी में। और यहाँ पर जो नागवंशी राजा था उस समय वेणुकर्ण को डराया धमकाया कि तुम कर दो, अदरवाइज हम तुम पे अटैक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो वेणुकर्ण जो था वो कर मतलब टैक्स देने के लिए राजी हो गया कि ठीक है भैया तुम जाओ, हम तुमको रेगुलर टैक्स
देंगे। तो मेरा ये हो गया खिलजी वंश। तो खिलजी वंश से 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कि अलाउद्दीन खिलजी का 2 सेनापति, एक मलिक बयां, ठीक है, सॉरी मलिक कफूर। तो मलिक कफूर जब दक्षिण भारत जा रहा था तो झारखंड के रास्ते से गया। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था छज्जू मलिक, उसको 1310 ईस्वी में झारखंड विजय के लिए भेजा और यहां पर जो नागवंशी शासक था वेणुकर्ण, उसको हरा के टैक्स देने के लिए मजबूर कर दिया। तो आपसे पूछ देगा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय नागवंशी शासक कौन था? वेणुकर्ण। ठीक है, ये हो गया मेरा खिलजी वंश। नेक्स्ट है तुगलक वंश। तुगलक वंश का सीन क्या है कि सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, का सेनापति था मलिक बयां। यहां पर है मलिक कफूर अलाउद्दीन का, यहां पर है मलिक बयां। इब्राहिम अली के नेतृत्व में हजारीबाग के चाय चप्पा तक पहुंच गया था तथा बीघा के किला पर अधिकार कर लिया था। इस समय नागवंशी राजा था हरिकर्ण। देखो तुगलक वंश का सीन क्या है ना कि तुगलक वंश में जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो सेनापति था मलिक बयां, ठीक है, ये क्या क्या कि इब्राहिम अली के नेतृत्व में, मतलब इब्राहिम अली के साथ आया, झारखंड पे अटैक उटैक किया और कहां तक पहुंच गया था? तो हजारीबाग का चाय चप्पा वाला एरिया तक पहुंच गया था। ठीक है, और यहां पर एक किला था बीघा का किला, जहां पर, ठीक है, वहां पर कब्जा कर लिया था। इसके कारण क्या हुआ था? ठीक है, यहां पर जो सरदार रहते थे, ठीक है, उन लोग को यहां से भागना पड़ गया था। चलो, इस समय नागवंशी राजा कौन था? हरिकर्ण। आपको याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय नागवंशी राजा कौन था? हरिकर्ण। मोहम्मद बिन तुगलक के समय नागवंशी राजा कौन था? हरिकर्ण। मोहम्मद बिन तुगलक का जो सेनापति था मलिक बयां, वो हजारीबाग के चाय चप्पा क्षेत्र तक पहुंच गया था। मलिक बयां किसके साथ आया था? तो इब्राहिम अली के नेतृत्व में आया था। ठीक है, मलिक बयां कौन सा किला पे कब्जा कर लिया था? तो बीघा का किला पे कब्जा कर लिया था। मलिक बयां के समय नागवंशी शासक कौन था? तो हरिकर्ण था। या मोहम्मद बिन तुगलक के समय नागवंशी शासक कौन था? तो हरिकर्ण था। अब तुगलक वंश का एक है फिरोज शाह तुगलक, ने हजारीबाग पर आक्रमण किया तथा सतगावा क्षेत्र को जीतकर अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या था ना कि जो हजारीबाग का सतगावा क्षेत्र था, वहां पर बंगाल का एक शासक था शमसुद्दीन, उसका शासन चल रहा था। ठीक है, हजारीबाग का सतगावा क्षेत्र में बंगाल का शासन शमसुद्दीन का, ठीक है, शासन चल रहा था। तो क्या किया कि जो फिरोज शाह तुगलक है वो सीधा अटैक किया, ठीक है, और इसको हरा दिया, भगा दिया वहां से, और हजारीबाग का जो सतगावा एरिया है उसको अपने अंडर में कर लिया और उसको अपना राजधानी भी बना दिया। कौन? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इस समय नागवंशी राजा था शिवदास कर्ण। देखो मोहम्मद बिन तुगलक के समय नागवंशी राजा था हरिकर्ण, ठीक है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय नागवंशी राजा था शिवदास कर्ण। और शिवदास कर्ण वही था जिसने गुमला के घाघरा में हाफा मुनि मंदिर बनवाया। शिवदास कर्ण कौन था? तो जिसने गुमला के, ठीक है, घाघरा में हापा मुनि का मंदिर बनवाया। ठीक है, शिवदास कर्ण कौन था? जिसने गुमला के घाघरा में हापा मुनि का मंदिर बनवाया। ठीक है, चलो तो अब हम लोग देख लेते हैं कि तुगलक वंश का सीन क्या है। तो तुगलक वंश में भी 2 पॉइंट याद कर, देखो सब में 2 पॉइंट, गुलाम वंश में 2 पॉइंट, खिलजी वंश में 2 पॉइंट, तुगलक वंश में 2 पॉइंट। पहला क्या कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो सेनापति है मलिक बयां, वो क्या किया कि इब्राहिम अली के नेतृत्व में हजारीबाग के चाय चप्पा क्षेत्र तक कब्जा कर लिया और यहां पर जो बीघा का किला था उस पर अधिकार कर लिया। और इस समय जो नागवंशी शासक था वो कौन था? हरिकर्ण। पहला पॉइंट। दूसरा, जो फिरोज शाह तुगलक है वो हजारीबाग के सतगावा एरिया तक आके कब्जा कर लिया और उसको अपना राजधानी बनाया। सतगावा पर पहले किसका शासन था? तो बंगाल शासक शमसुद्दीन का। और इस समय नागवंशी राजा कौन था? शिवदास कर्ण। और शिवदास कर्ण ने गुमला के घाघरा में, ठीक है, हापा मुनि का मंदिर बनवाया। तो ये मेरा हो गया तुगलक वंश। अब सैयद वंश। तो सैयद वंश का स्थापना किया था खिज खां। और सैयद वंश के समय थोड़ा सा जो दिल्ली सल्तनत था वो काफी कमजोर हो गया था, तो इसका प्रभाव झारखंड पे कुछ रहा नहीं खास। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि नागवंशी शासक उस समय था उदयकर्ण। सैयद वंश के समय नागवंशी राजा था उदयकर्ण, क्योंकि उस समय नागवंशी लोग का उदय हो रहा था। ठीक है, अब है लोधी वंश, बहलोल लोधी। देखो तो लोधी वंश के समय भी क्या है ना कि झारखंड में, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के जो भी सुल्तान थे तो उससे झारखंड अप्रभावित था, मतलब उससे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक है, ना सैयद वंश से प्रभावित था ना लोधी वंश से प्रभावित था। अब यहाँ लोधी वंश में बार बार पूछता है कि लोधी वंश के समय नागवंशी शासक कौन था? तो प्रतापकर्ण, क्षत्रकर्ण और विराटकर्ण।
प्रतापकर्ण, क्षत्रकर्ण और विराटकर्ण। प्रतापकर्ण, क्षत्रकर्ण और विराटकर्ण, ठीक है। लोधी वंश के समय प्रतापकर्ण, क्षत्रकर्ण और विराटकर्ण। झारखंड अप्रभावित था। अब लोधी वंश का ही समय चल रहा था जिस समय झारखंड में चैतन्य महाप्रभु जो वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए झारखंड आए थे, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु किस समय आए थे? तो लोधी वंश के समय आए थे। उसी समय कौराम्बे का वासुदेव राय की मूर्ति बनाई गई थी, ठीक है। कौराम्बे में वासुदेव राय की मूर्ति इसी समय का है, ठीक है, लोधी वंश के समय का ये। तो ये मेरा लोधी वंश का है। तो लोधी वंश में आपको मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये, इस समय नागवंशी शासक कौन थे? प्रतापकर्ण, क्षत्रकर्ण और विराटकर्ण। अब नेक्स्ट मेरा पॉइंट है उड़ीसा का गजपति वंश और सूर्य वंश। जिस समय झारखंड, ठीक है, जिस समय भारत में लोधी वंश चल रहा था, उसी टाइम का बात है कि उड़ीसा में, ठीक है, एक गंग वंश का जो गंग राजा था उसका एक मंत्री था जिसका नाम था मेरा कपिलेंद्र गजपति। उड़ीसा में गंग वंश चल रहा था, तो वहां का जो राजा था गंग राजा, उसका एक मंत्री था कपिलेंद्र गजपति। वो क्या किया कि नया वंश बनाया, गजपति वंश या सूर्य वंश, ठीक है। नया वंश बनाया, गजपति वंश या सूर्य वंश। और क्या किया? झारखंड पर अटैक कर दिया। झारखंड पर अटैक किया और जो यहाँ पर नागवंशी शासक थे उसका जो एरिया था, तो बहुत सारे एरिया पे वो कब्जा कर लिया था, ठीक है, बहुत बड़े भाग पर कब्जा कर लिया था। ये लोधी वंश का समकालीन था। अब देखो, अब आपसे घुमा के पूछेगा कि जिस समय उड़ीसा का जो गजपति वंश है या सूर्य वंश है, कपिलेंद्र गजपति के समय नागवंशी राजा कौन था? तो अभी आपको बताया ना कि लोधी वंश का समकालीन था। इसका मतलब लोधी वंश में था प्रतापकर्ण, क्षत्रकर्ण, विराटकर्ण। तो इस समय भी कौन होगा? प्रतापकर्ण, क्षत्रकर्ण और विराटकर्ण। अब क्या है कि खान देश का एक शासक था आदिल शाह द्वितीय। खान देश का शासक था आदिल शाह द्वितीय। वो क्या किया? अपने सेना को झारखंड में भेजा और खुद को झारखंडी सुल्तान कहा, मतलब जंगल का राजा, ठीक है। चलो, तो ये मेरा था दिल्ली सल्तनत में झारखंड। तो आशा है कि आप जो मैंने आपको परिचय बताया, ठीक है, वो आप अच्छे से वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना लो और ठीक है, इसको आप वीडियो पॉज करके इसका नोट्स बना लेना, ठीक है। एक बार और मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि नागवंशी शासन का जो स्थापना हुआ था वो 64 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, या प्रथम शताब्दी में हुआ था, फनी मुकुट राय के द्वारा हुआ था। और उस समय मौर्योत्तर काल चल रहा था, मतलब उत्तर मौर्य काल, मतलब मौर्य काल की समाप्ति के बाद जो मौर्योत्तर काल था, उसी समय झारखंड में नागवंशी राज की स्थापना हो रही थी 64 ईस्वी में या प्रथम शताब्दी में फनी मुकुट राय के द्वारा। चलिए, तो इस तरह से हम लोग ये अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।